हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसएससी के लिए जीके एंड जीएस को हम लोग कवर करेंगे। एसएससी में आता है एलडीसी, यूडीसी और सीजीएल का भी पोस्ट होता है, जिसमें यूडीसी का सम्मिलित रहता है। याद रखिएगा एमटीएस का भी अभी हम लोग का आया हुआ है वैकेंसी एलडीसी के लिए। तो याद रखिएगा एसएससी के लिए टारगेट लेकर हम चले हैं ये जीके एंड जीएस के लिए, जिसमें से पहला हमारा लेक्चर होगा वही सेट नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आते रहता है, उसी को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एसएससी के लिए जिसमें सीजीएल याद रखिएगा, ये गलती से ये मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा ये सीजीएल है, ठीक है। सीजीएल CHSL जिसको एलडीसी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और एमटीएस और यूडीसी के लिए भी आपको इसमें कवर हो जाएगा जीके एंड जीएस के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुराव शेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुराव शेष में ऐसी कोई पांडुलिपि अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलक हो, जो कम से कम ... वर्षों से अस्तित्व में हो। याद रखिएगा ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जो 150 वर्षों, ऑप्शन बी है 125 वर्ष, ऑप्शन सी है 50 वर्ष, ऑप्शन डी है 75 वर्ष। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, डी होगा, जो 75 वर्ष या अस्तित्व में रहा है। देखिए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक और साहित्यिक और सौंदर्य मूलक, याद रखिएगा 75 वर्ष। चलिए देखते हैं इसका फैक्ट को देख लेते हैं। एनालिसिस भी दिया गया है, याद रखिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को कवर करने से ये एनालिसिस भी अगर आपको मिल जाता है तो याद रखिएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हम लोग का तैयारी भी अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन डी आपका जो 75 वर्ष था, याद रखिएगा अस्तित्व में रहा है। क्या बोला है पहिल का, याद रखिएगा पुराव शेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुराव शेष में ऐसी कोई पांडुलिपि अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलक हो, और जो कम से कम 75 वर्ष, क्या बोला है 75 वर्षों से अस्तित्व में हो, याद रखिएगा। चलिए अगला फैक्ट को देख लेते हैं, हम लोग का अगला फैक्ट क्या कहता है। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर ये तो हम लोग देख लिए कि 75 वर्ष से अस्तित्व में रहा है। दूसरा फैक्ट देखिए, पुराव शेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के प्रारंभ पुराव शेष के अंतर्गत ऐसे वस्तुओं को रखा गया था जो कम से कम 100 वर्षों से विद्यमान हो। याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा, पुराव शेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के प्रारंभ पुराव शेष के अंतर्गत ऐसे वस्तुओं को रखा गया था जो कम से कम 100 वर्षों से विद्यमान हो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगला क्या कह रहा है कि इस अधिनियम की धारा ये 3 का संबंध पुराव शेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात, व्यापार का
विनिमय से संबंधित है। कितने धारा के अंतर्गत? तो याद रखिएगा धारा नंबर 3 होगा, याद रखिएगा। अगला इसका देख लेते हैं, अगला क्या बोला है पॉइंट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। देखिए अगला है कि इस, याद रखिएगा, इस एक्ट धारा 5 के अंतर्गत केवल अनुज्ञापित के अधीन ही विक्रय किया जा सकता है। ये क्या बोला है? याद रखिएगा यहाँ पर निर्यात धारा 3 के अंतर्गत, जबकि यहाँ पर याद रखिएगा विक्रय किया जाता है तो धारा 5 के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखिए, इसके अंतर्गत धारा 8 के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के निबंधों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, ये आपके सामने उपस्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आया, याद रखिएगा। मेन है उसका क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं, अगर एनालिसिस आपके सामने मिल जाता है और परफेक्ट हो जाते हैं। उससे भी क्वेश्चन कई बार पूछते रहता है। चलिए देखिए दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा, ऑप्शन डी है तीसरा। आपका राइट आंसर होगा ये होगा जो राइट आंसर होगा, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज सबसे फर्स्ट नंबर में था, याद रखिएगा जो पहला होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसका एनालिसिस को देखते हैं। देखिए आपके सामने है, ये राइट आंसर ए है, याद रखिएगा पहला होगा। देखिए क्या बोला पॉइंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा पॉइंट है, यह एशिया का सबसे पुराना, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। जो बम्बई जो है एक्सचेंज, याद रखिएगा बम्बई क्या है, मुंबई उसी को कहते हैं। क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था प्रथम था, लेकिन 10वें नंबर पर आता था कि कितने में, तो विश्व में 10वें नंबर पर आता था, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है BS क्या है, BSE की स्थापना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप तिथि को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट आपके सामने उपस्थित है। देखिए अगला पॉइंट है, अगस्त 2005 से यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया। ये कब, तो 2005 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, कौन पॉइंट है, तो देखते हैं अगला पॉइंट को। देखिए आपके सामने उपस्थित है, विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के सूचकांक। विश्व में जो शेयर बाजार होते हैं उसका सूचकांक को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक नज़र में आपके सामने उपस्थित है। देखिए यहाँ पर शेयर मूल्य और सूचकांक है, यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर में कोस्पी जो पड़ता है ये कोरिया में है। कोस्पी जो है शेयर बाजार कोरिया में है। दूसरा है डो जोन्स न्यूयॉर्क में है। अगला है तीसरा यानी सीमेक्स एक्सट्रैक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट्स। उसके बाद टाइम्स, ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिंगापुर में है।
अगला है चौथा FTSE। FTSE 100 ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लंदन में है ये स्टॉक एक्सचेंज। अगला देखिए ये कौन है? IPC। IPC जोन है मैक्सिको में है, याद रखिएगा। चलिए ये आपके सामने ये पॉइंट को हम लोग कवर भी कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 आपके सामने खत्म हो गया, 3 आपके सामने उपस्थित है। 3 को देखिए, 3 क्या बोला? तुलसीदास, याद रखिएगा तुलसीदास कृत। तुलसीदास कृत रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डॉट से प्रकाशित किया गया था। किससे भाई प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से, ऑप्शन बी कोलकाता से, ऑप्शन सी बंबई से, ऑप्शन डी मद्रास से। याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा जो कोलकाता से ये तुलसीदास कृति का जो ये रामदास मानस है ना, रामचरित क्या है? रामचरित मानस जो है कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो कोलकाता से नहीं किया गया था। चलिए इसके एनालिसिस को हम लोग कवर कर लेते हैं। याद रखिएगा पॉइंट क्या कहता है? तुलसीदास कृत रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। ये दूसरा पॉइंट है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस के प्रथम संस्थापक हिंदी के आदि गद्यकार पंडित सदल मिश्र थे। याद रखिएगा तीसरा पॉइंट है, उनके द्वारा संपादित यह ग्रंथ कोलकाता से 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट आपके सामने उपस्थित है। पॉइंट है, याद रखिएगा अगला, यह एक हस्तलिखित प्रकाशन क्या है? प्रकाशन था जिसमें लिथो प्रिंटिंग की तकनीक अपनाई गई थी। याद रखिएगा जो ये लिखा गया था, याद रखिएगा वो हाथ से लिखा गया था। कौन सी लिपि का प्रिंटिंग किया गया था? तो लिथो प्रिंटिंग की तकनीक अपनाई गई थी। इसमें किसमें? तो रामचरित मानस में। याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म संभवतः उत्तर प्रदेश के बादा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। किनका? तो याद रखिएगा तुलसीदास का। अगला है तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये एनालिसिस अगर आपको पता हो जाए तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से याद हो जाता है। आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 4 यहाँ पर सामने है। चौथा कह रहा है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? याद रखिएगा पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन ए है वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है दीप्ति कालिता, ऑप्शन डी है अनुवर्तन। याद रखिएगा अनुवर्तन है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा, कौन होगा? तो याद रखिएगा पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? आपका राइट आंसर होगा ए होगा वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा ये ऑक्सीजन निकलता है। चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एनालिसिस ने क्या कहता है आपके सामने उपस्थित है। चौथा का राइट आंसर है ए नंबर। देखिए पौधे वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा हवा में क्या पानी छोड़ते हैं, जिसको नहीं क्या है O2। याद रखिएगा वो भी पानी क्या बोला है? पानी छोड़ते हैं। याद रखिएगा
देखिए पौधे वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। वाष्पो उत्सर्जन अगला पॉइंट है। वाष्पो उत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में पानी मुक्त होता है। वाष्प के रूप में यानी क्या होता है, पानी ऊपर की ओर निकलता है। अगला पॉइंट है कि पत्ते के गिरने पर पेड़ों को पानी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए आपके सामने उपस्थित अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए कि पौधों में जल प्रकाश पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट की निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा कैसे ये हम लोग का पेड़ जो है कैसे काम करता है। पहले देखिए ये क्या करता है कि छः गो H2 तो संतुलन किया गया है, उस पर नहीं फोकस करना है आपको। देखिए यहाँ पर CO2 है, क्या है CO2 प्लस H2O, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जिसको बोलते हैं वो जल से अभिक्रिया करेगा तो याद रखिएगा क्या बनाएगा, तो यही प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर नहीं होता है, याद रखिएगा ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। याद रखिएगा ये क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोज, याद रखिएगा ग्लूकोज प्लस वहीं H2O बनाता है और फिर ऑक्सीजन निर्माण करता है। याद रखिएगा जो हम लोग यही सांस लेते हैं जो O2 है, यही कहा जाता है कि पेड़ क्या छोड़ता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वहीं ऑक्सीजन हम लोग के लिए देता है। इसके वजह से पेड़ भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। इसके वजह से सरकार भी कह रही है कि पेड़ को न काटिए, याद रखिएगा पेड़ को और लगाइए। याद रखिएगा जरूर अपने जीवन में एक तो पेड़ अवश्य लगाइए आप लोग, याद रखिएगा। ये देखिए खुद लिखा है कैसे भाई, तो याद रखिएगा CO2 क्या करता है, CO2 ये लेता है पेड़ और फिर उसको क्या H2O से अभिक्रिया करके यानी जल से अभिक्रिया करके वही ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है, उसके बाद नहीं फिर जल बनाता है और फिर जानिए कि ऑक्सीजन निकालता है, वही O2 कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए आपके सामने है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रसारण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने उपस्थित है। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम। याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम जो है धातु है जिसका परमाणु संख्या यानी क्या होता है, तो 12 होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है ऊपर लिखा जाता है ये 24 होता है। ठीक है, यही कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है जो मैग्नीशियम परमाणु उपस्थित होता है। ये पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। इसके लिए हम बता रहे हैं कि वीडियो बहुत ये लाभदायक होगा क्योंकि आपके साथ ये क्वेश्चन भी करा देते हैं और उसका एनालिसिस भी आपके सामने उपस्थित हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5। कौन क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से सुमेलित किया गया है, गलत तरीके से सुमेलित किया गया है, तो याद रखिएगा संतरा कहाँ होता है, तो नागपुर में, ये अवश्य सही है। केला कहाँ होता है, तो केरल में होता है, याद रखिएगा।
अगला है सेब कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपका सही है। अमरूद कहाँ होता है, तेलंगाना, यही आपका राइट आंसर नहीं होगा, तो यही गलत है, इसीलिए आपका राइट आंसर यही होगा, याद रखिएगा। जो ऑप्शन डी गलत है, क्या बोला है कि गलत है, ये गलत क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सुमेलित गलत है, तो याद रखिएगा अमरूद तेलंगाना में नहीं होता है। चलिए इसका एनालिसिस को हम लोग कवर कर लेते हैं। आपके सामने उपस्थित है, देखिए ऑप्शन डी जो गलत था, अमरूद डॉट डॉट तेलंगाना इस विकल्प का युग्म गलत है। अमरूद सबसे अधिक भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, तेलंगाना में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अमरूद पाया जाता है। अगला देखिए, अमरूद अर्ध कृष्ण जलवायु का फल है। याद रखिए क्या बोला, अर्ध कृष्ण जलवायु का फल है। अगला है, भारत के फलों के उत्पादन में अमरूद का 5वां स्थान है। जो देश में अगर बात किया जाए, विश्व में बात किया जाए, तो याद रखिएगा जो भारत का जो स्थान है वो 5वां नंबर पर होता है, याद रखिएगा अमरूद में। अगला है, देखिए आपके सामने उपस्थित है, भारत में कहाँ कहाँ ये फल पाए जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए आपके सामने है कि भारत के प्रमुख फल और उनके राज्य, भारत के प्रमुख फल और उनके राज्य। पहला है फल यहाँ पर, उसके बाद दूसरा स्थान पर है राज्य। लीची जो कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में सबसे अधिक मिलता है। पपीता कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में अधिक पाया जाता है। ये नाशपाती कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला है अखरोट कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यानी सपोता, क्या है सपोता, जिसको चिक्कू बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक और गुजरात में पाया जाता है। ये आपका एनालिसिस संपूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 6 नंबर। कौन क्वेश्चन, तो 6 नंबर। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है। मांडो जो है कहाँ का लोकगीत है, याद रखिएगा। पहला है मणिपुर, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गोवा। आपका राइट आंसर होगा जो गोवा है, जो मांडो लोकगीत है। चलिए एनालिसिस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने उपस्थित है एनालिसिस। देखिए आपका राइट आंसर डी है। देखिए पॉइंट क्या बोला कि पॉइंट ये बोला है, याद रखिएगा, मांडो गोवा राज्य के लोकगीत का एक रूप है। दूसरा पॉइंट है, इस लोक गीत में स्थानीय पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का मिश्रण देखने को मिलता है। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में ये कौन सा ये लोकगीत को देखा गया है, तो याद रखिएगा कहाँ का, तो याद रखिएगा गोवा में देखा गया है। अगला है कि मांडो को ईसाइयों द्वारा शादियों और दावतों का लिखा है, दावतों जैसे पारिवारिक समारोह में गाया जाता है। ये जब फंक्शन बनता है उसी समय याद रखिएगा गाया जाता है। अगला एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ का लोकगीत है। यहाँ पर देखिए पहले सबसे है फर्स्ट नंबर, प्रमुख लोकगीत एवं उनके राज्य लोकगीत। याद रखिएगा कौन लोकगीत है और राज्य के बारे में है। पहला यहाँ पर है लोकगीत और दूसरा राज्य है। कैसे होगा, तो मांडो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये मांडो अभी कहाँ पर नहीं पढ़ाए हैं, तो मांड है। क्या है, मांड है। तो मांड नहीं यहाँ कहाँ पर है, तो राजस्थान है। मांड कहाँ है, तो राजस्थान, याद रखिएगा। दूसरा है भुट्टा गीत नहीं कहाँ है, तो केरल में है। आगे तीसरा है भाखा चक्री जो जम्मू कश्मीर में गाया जाता है। अगला है घसियारी गीत, याद रखिएगा उत्तराखंड जो गढ़वाल में गाया जाता है। आगे दशक ठिया याद रखिएगा उड़ीसा में। अगला है चाई हिया चाप थारकूट, याद रखिएगा ये मिजोरम में गाया जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं
ये भी क्वेश्चन आपका संपूर्ण हो गया। देखिए अगला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने उपस्थित है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि खिलजी राजवंश ने डॉट तक दिल्ली पर शासन किया। ये खिलजी राजवंश ने डॉट तक दिल्ली पर शासन किया। कब? तो याद रखिएगा 1414 से 1451। ऑप्शन बी है 1290 से 1320। ऑप्शन सी है याद रखिएगा ये 1320 से 1414। ऑप्शन डी है 1206 से 1290। आपका राइट आंसर है बी, जो 1290 से 1320 में जो खिलजी वंश ने क्या किया था, दिल्ली पर शासन चलाया था। चलिए ये भी आपके सामने एनालिसिस को देख लेते हैं। देखिए आपके सामने उपस्थित है एनालिसिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर क्या है, तो बी। खिलजी राजवंश 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। अगला है जलाउद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला शासक था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था, तो दिल्ली का पहला शासक था, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। धर्म के द्वारा ये किया था, याद रखिएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उन्होंने सिकंदर द्वितीय, जिसको सानी कहते थे, की उपाधि धारण की। अगला देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने उपस्थित है। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि जमैयत खा मस्जिद, ये अलाई दरवाजा, सीरी का किला व हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। कौन कौन, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जमैयत क्या है, जमैयत खान मस्जिद, जमैयत खान मस्जिद जो है, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला है अलाई दरवाजा भी निर्माण कराया था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला व हजार खंबा महल, ये भी करवाया था, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला है अलाउद्दीन ने करवाया था। इस सब को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने उपस्थित है कौन कौन वंश कब कब ये शासन काल में थे। पहला है यही देखिए, सल्तनत काल में वंश और शासन काल। सल्तनत काल में और वंश शासन काल कब कब चलाया था, कौन कौन शासक। ये वंश है, यहाँ पर शासन काल है, याद रखिएगा। गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक चलाया था भाई, तो 1206 से 1290 तक। दूसरा है खिलजी वंश, आता है 1290 से 1320, याद रखिएगा। तीसरा है तुगलक, कौन है, तुगलक कराया था 1320 से 1414। अगला है चौथा सैयद वंश आया था, तो 1414 से 1451 तक। लोधी वंश लास्ट में था, जो लोधी वंश लास्ट में था 1451 से 1426 तक, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये अगर आपका एनालिसिस मिल जाता है तो याद रखिएगा संपूर्ण आपका ज्ञान हो गया आपके सामने। देखिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर हल कर सकते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं और ख्याल हो जाते हैं। एनालिसिस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अवश्य लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 8। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है वाटकल, ऑप्शन बी है मस्की, ऑप्शन सी है
ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी है बुर्ज होम। आपका राइट आंसर है बुर्ज होम, याद रखिएगा। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। चलिए इसका एनालिसिस की ओर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है ऑप्शन डी, जो राइट आंसर है। देखिए क्या बोला है, ये आपके सामने पहला पॉइंट है जम्मू कश्मीर। कौन है? तो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल बुर्ज होम है। बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है बुर्ज, वृक्ष का स्थान। यह सिंगापुर, कहाँ है? श्रीनगर नहीं, कहाँ है? श्रीनगर है, याद रखिएगा। सिंगापुर नहीं है, श्रीनगर है। श्रीनगर के उत्तर पश्चिम, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो बुर्ज वृक्ष का स्थान जो कहाँ पर है? तो श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में झेलम नदी तट पर स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। जो झेलम नदी कहाँ है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। कौन? तो बुर्ज ये होम, याद रखिएगा। यहाँ पर है 9 पौराणिक स्थल हैं जहाँ युगमित 100 दाह के प्रमाण मिले हैं। अगला है बुर्ज होम के लोग खुरदुरे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बुर्ज होम के लोग खुरदुरे, धूसर, मृदांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कनों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। जो कुत्ता नहीं पालतू नहीं पूछते थे, तो साथ में अगर चल गए तो कुत्ता के भी दफनाया जाता था वहीं स्थान पर, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन साथ साथ वो जानवर को लेकर भी जाते थे, याद रखिएगा। उसीलिए दफनाया भी जाता था साथ ही। आगे, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। अगला है, ये कई बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन, कि जो जानवर का जो कंकाल है किस के अंतर्गत दफनाया जाता था। तो याद रखिएगा, जो बुर्ज होम से प्राप्त नहीं हुआ था वहां पर मिला था, याद रखिएगा। कश्मीरी 9 पौराणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तवास का साक्ष्य मिला है। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन क्वेश्चन? तो 9। देखिए 9 क्या कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को डॉट डॉट बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। ये चलिए ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोनों, ऑप्शन बी है अणुओं, ऑप्शन सी है ये न्यूट्रॉनों, ऑप्शन डी है यौगिकों। आपके सामने उपस्थित है राइट आंसर जो डी होगा। चलिए एनालिसिस की ओर हम लोग देख लेते हैं। एनालिसिस आपके सामने उपस्थित है। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को डॉट डॉट बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, तो जिसको यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका एनालिसिस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके एनालिसिस देखिए राइट आंसर डी होगा। एनालिसिस क्या कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। अगला दूसरा है पॉइंट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत ने व्याख्या की। सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए आपके सामने उपस्थित है पॉइंट। अब क्या कहता है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, याद रखिएगा इसी से रिलेशन। ये परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। जो परमाणु सबसे छोटा कण होता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। जो परमाणु होता है कैसा होता है, तो सबसे छोटा कण यही है
परमाणु है, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उसका विनाश नहीं होता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थाई मूल कण है, जिसको मौलिक कण भी कहते हैं, एग्जाम में आ चुका है। कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, याद रखिएगा, जिसको क्या चीज से, ई से, पी से और एन से भी सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने उपस्थित है। कौन पॉइंट है? तो देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक मौलिक कण है और न्यूट्रॉन भी। तीन ही कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो मौलिक कण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर घूमता है, जबकि केंद्र में कौन कक्षा में घूमता है, जबकि ये नाभिक में कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि जो प्लस में होता है आवेश, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन पर आवेश बिल्कुल नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, याद रखिएगा। चलिए, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन अस्थाई कणों में आते हैं। अस्थाई अगर पूछ देगा ना तो ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन ये अस्थाई कण है, जबकि वो अस्थाई कण थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण नहीं होते हैं, उसी को मौलिक कण कहते हैं, याद रखिएगा। परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। परमाणु में सबसे अगर छोटा नहीं कहा जाए कौन है परमाणु, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। ये उसको भी ये याद रखिएगा, वो अधातु है। क्या है? अधातु है, याद रखिएगा। 1 होता है, इसका नहीं परमाणु संख्या 1 नहीं होता है, उसका संयोजकता भी 1 होता है, ठीक है, उस पर आवेश भी 1 होता है, याद रखिएगा। अगला है उसको अधातु कहते हैं। अगर धातु का क्या करता है, गुण प्रदर्शित करता है धातु का, लेकिन उसको वास्तव में रखा गया है अधातु में, याद रखिएगा। अगला है परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या जो 0.53 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है, याद रखिएगा। ये आपको कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर देते हैं तो उससे देखिए आपका क्वेश्चन कितना ये आपके पास खड़ा हो जाता है, बन जाता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा, उससे संबंधित यह तिब्बत से उद्गत नहीं होती है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है, ये बोल रहा है। दूसरा कह रहा है इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, नहीं भारत में स्थित है, याद रखिएगा। सी है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। ये अगला है डी नंबर, यह हिमालय के ये समानांतर पूर्व की ओर निभाती है, ये भी सही है, आपका गलत है सी, जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसका एनालिसिस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका एनालिसिस क्या कहता है आपके सामने उपस्थित, देखिए ऑप्शन सी होगा। एनालिसिस है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, यह कथन गलत है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, यही जानिए कि गलत दिया था। कौन दिया था? तो दिबांग बोला था, लेकिन जिसको दिहांग नहीं कहते हैं। देखिए तो इतना तो छोटा छोटा गलती दे देता है, ऐसे क्वेश्चन जानिए कि गलत हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन का एनालिसिस आपको मिल जाता है, ये देखिए एनालिसिस तो बहुत कम ही लोग डालते हैं। अगर आपको एनालिसिस हम देखिए पढ़ा रहे हैं
तो सब क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर डालेंगे, याद रखिएगा। इसके लिए आपको बता रहे हैं कि यह वीडियो आपको पसंद भी आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इधर उधर शेयर भी कर दीजिएगा। ये क्या हो जाता है कि थोड़ा शेयर कर देने से ये मोटिवेट भी हम लोग को नहीं हो जाते हैं, और जानिए कि ये उत्साह भी नहीं होते हैं कि नहीं हम लोग ने वीडियो अवश्य नहीं बनाए, क्योंकि अब ग्रो नहीं करेगा वीडियो तो याद रखिएगा हम लोग का नहीं थोड़ा मन छोटा हो जाता है, इसके वजह से वीडियो नहीं बना पाते हैं। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को यानी बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। जो बांग्लादेश में प्रवेश करेगा ना ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना कहा जाएगा, याद रखिएगा। चीन या लू तयाग या यरलुंग जय गंगू, क्या कह रहा है? जय गंगू यानी जिहांग कहते हैं, याद रखिएगा। यहां पर क्या बोला है? जय गंगू जिहांग कहते हैं, याद रखिएगा, चीन में। अगला है पॉइंट ये तिब्बत। अगला पॉइंट आपके सामने उपस्थित है। क्या बोला पॉइंट? देखिए ये कहा है कि तिब्बत में यारलुंग तसंगपो या सामियो के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलेगी, संयुक्त होगी, तो धारा को क्या कहते हैं? मेघना के नाम से जाना जाता है। वो क्या चीज से नाम से जाना जाता है? कौन कौन? तो गंगा नदी और कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिल जाती है तो वही मेघना बन जाती है, याद रखिएगा। जिनकी सहायक नदी बराक है। जिनकी सहायक नदी क्या है? बराक है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यानी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर से हुआ है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर से हुआ है। अगला है पॉइंट झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग यानी हिम नदी से होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है आपके सामने। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है? देखिए अगला पॉइंट कहता है कि ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामंग, धनसिरी, मानस तथा तीस्ता हैं, याद रखिएगा। अगला है पॉइंट दक्षिणी सहायक नदियों में दिगारू, क्या कह रहा है? दिगारू, कृपनाई, दिहांग एवं कपिली हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने उपस्थित है 11 नंबर क्वेश्चन। आपके सामने उपस्थित है कौन क्वेश्चन? तो 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोकगीत एवं नृत्य में, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है कालबेलिया, ऑप्शन बी है चरी, ऑप्शन सी है गेर, ऑप्शन डी है भवई। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ए जो है, याद रखिएगा, राइट आंसर है। क्या है? तो कालबेलिया में स्थित है जो शामिल किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब इसका एनालिसिस को देखते हैं। एनालिसिस क्या है? देखिए आपका राइट आंसर क्या है? ए राइट आंसर है। कह रहा है कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कालबेलिया राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। अगला पॉइंट है इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। याद रखिएगा सांप जैसा एकदम कपड़ा भी सिलाया जाता है इस नृत्य में। अगला देखिए, अगला पॉइंट कहता है, देखिए अगला पॉइंट है इसमें
पोशाक जोन है वही कपड़ा तथा नृत्य की चाल याद रखिएगा सांप के समान होती है, याद रखिएगा। दूसरा नहीं बोल रहा है कि झील, झील नहीं है, बीन है। बीन जो नहीं सपेरा नहीं होता है, याद रखिएगा वही बीन, याद रखिएगा जो सांप को पकड़ता है। बीन, बीन इस नृत्य विधानी का लोकप्रिय वाद्य हैं। जो बीन बजाकर नहीं यानी सपेरा नहीं को पकड़ा जाता है वही वाला कह रहा है, याद रखिएगा। बीन इस नृत्य निविधा का लोकप्रिय वाद्य है। भवई गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भवई जौन है गुजरात का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर, यूनेस्को की अगर स्थापना पूछ दिया जाए तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? तो याद रखिएगा पेरिस में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। कोयले का जलना डॉट अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का जलना क्या है? तो याद रखिएगा संयोजन, ऑप्शन बी है अपघटन, ऑप्शन बी है दोहरे विस्थापन, ऑप्शन डी है विस्थापन। आपका राइट आंसर होगा जो संयोजन होगा, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। एनालिसिस को देख लेते हैं, आपके सामने उपस्थित है एनालिसिस। देखिए कह रहा है ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। अब देखिए पॉइंट, कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया होती है। दूसरा है पॉइंट, कोयले जलकर वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 बनाता है, याद रखिएगा वही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन, क्योंकि कोयला को ही ये कोक कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। कोयला जो है ना उसको कार्बन भी नहीं अप्रूफ, कार्बन का अप्रूफ होता है कोयला, याद रखिएगा। ये प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जो गाड़ी से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि कोयला निकलता है क्या जलाएंगे तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जो वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है और जानिए कि ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या क्या? लेकिन याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या पेड़ लेता था, ये जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज अब प्लस क्या जल भी बनाता था और यानी प्लस ऑक्सीजन भी देता था, याद रखिएगा। याद अगला पॉइंट है कि कोयले में मुख्य रूप से यानी कार्बन होता है। कोयला में क्या होता है? कार्बन नहीं होता है उपस्थित। अगला है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोयला के क्या कहा जाते हैं? तो जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। आगे, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है, देखिए क्या बोलता है कि कोयला का उपयोग बायोलरो इंजनों और भट्टियों में ईंधन के रूप में, कोल गैस बनाने में, धातु कर्म में अवकारक के रूप में तथा कई रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपके सामने उपस्थित है कौन? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित। और पॉइंट देख लीजिए कि कोयले थोड़ा और एनालिसिस में है। कोयले मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के हैं? कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोयला 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? याद रखिएगा, पहला पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिटुमस कोयला, बिटुमिनस कहते हैं जिसको, चौथा होता है एंथ्रासाइट कोयला, याद रखिएगा। जो यही है लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे अच्छा निकोवन है तो एंथ्रासाइट कोयला है, याद रखिएगा। बिटुमिनस कोयला इंजन का जलाने तथा कोल गैस बनाने का काम करता है। कौन? तो याद रखिएगा बिटुमिनस कोयला। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट खत्म होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब है 13। कौन क्वेश्चन? तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। केंद्रीय बजट 2020 से 21, केंद्रीय बजट 2020 से 21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए रुपए
करोड़ की राशि आवंटित की गई है। याद रखिएगा, केंद्रीय बजट में 2020 से 21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए की आवंटित की गई थी, तो करोड़ में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए है 8,200 करोड़, ऑप्शन बी है 12,300 करोड़, ऑप्शन सी है 15,700 करोड़, ऑप्शन डी है 3,100 करोड़। आपका राइट आंसर है 12,300 करोड़, जबकि 2020 से 21 में बजट पेश किया गया था। चलिए, आपके सामने उपस्थित है एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस को देख लेते हैं। ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। याद रखिएगा, इसमें से स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के लिए 2,300 करोड़ रुपए एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। याद रखिएगा, कितने कितने, तो 12,300 किया गया था, जिसमें से ये 2,300 ये किसके लिए किया गया था? याद रखिएगा, ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए, जो ग्रामीण के क्षेत्र में नहीं होता है, नहीं, इसमें कह रहा है कि इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के लिए नहीं किया गया था कब ना, तो 2,300, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के लिए तो 10,000 करोड़ किया गया था आवंटित। अगला क्या है कि 5 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन पर 28,335 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। चलिए, अगला देखते हैं इसका पॉइंट। ये क्या कहता है पॉइंट? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014